नमस्कार दोस्तों, मैं श्री चौधरी महाविद्यालय से आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य की कक्षा में महाकवि भवभूत के जीवन वृत्त एवं कृतित्व के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। महाकवि भवभूत द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस में निर्धारित है, इसलिए महाकवि भवभूत आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, महाकवि भवभूत की संस्कृत के महान नाटककारों में कालिदास के बाद दूसरे स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। भवभूति का उल्लेख या उद्धरण 800 ईस्वी की बाद की रचनाओं में मिलता है। फिर दूसरी ओर बाण ने, महाकवि बाण ने, जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया गया है, अन्य कवियों का उल्लेख करते समय भवभूत का नाम नहीं लिया है। अतः इसलिए भवभूति का समय बाण के, महाकवि बाण के समय के बाद या उनके समान ही माना जा सकता है। इस प्रकार भवभूति का जो समय है वह 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। महाकवि भवभूत के नाटकों से यह ज्ञात होता है कि भवभूत विदर्भ देश के निवासी थे। उनका जन्म कुटुम्बर वंशीय ब्राह्मण में हुआ था। इसमें हुआ था बच्चों, कुटुम्बर ऋषि और ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक, भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था। पितामह का नाम भट्टगोपाल था। माता का नाम जातकर्णी था और उनके गुरु का नाम ज्ञानविधि था। करुण रस के जनक महाकवि भवभूत माने जाते हैं, जिन्होंने करुण रस को रसराज के रूप में प्रतिष्ठित किया। करुण रस को ही प्रमुख रस माना। अर्थात यही तात्पर्य है कि महाकवि भवभूत ने करुण रस को ही प्रमुख रस माना है अपने काव्यों में। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रूप से महाकवि भवभूत जो हैं वह नाटककार के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो महाकवि भवभूति ने केवल 3 ही नाटक लिखे हैं। पहला महावीर चरितम, दूसरा मालती माधव और तीसरा उत्तर राम चरितम। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा महावीर चरितम के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर चरितम यह महाकवि भवभूत का प्रथम नाटक है, प्रथम नाट्य कृति है। ठीक है, इसमें कुल 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा को आधार बनाया गया है। ठीक, इसमें रामायण की कथा को आधार बनाया गया है। रामायण की कथा में जैसे सीताहरण, रावण वध के उपरांत के राज्याभिषेक तक की घटनाएं इस नाटक में वर्णित हैं। इस नाटक के भास के नाटकों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी इस नाटक पर भास के नाटकों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। महाकवि भवभूत ने
रामायण की कथा को रोचक रूप प्रदान करने के लिए, आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया है। किंतु इस नाटक में लंबे लंबे संवाद, लंबे लंबे कथन के कारण घटनाओं में गति नहीं रह गई है। इसका जो प्रमुख रस है वह है वीर रस। महावीर चरितम नाटक का जो रस है वह वीर रस है। ठीक, रचना शैली की दृष्टि से महावीर चरितम उतना सफल नहीं हुआ जितना कि मालती माधव और उत्तर रामचरितम प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम मालती माधव, यह एक प्रकरण है। ठीक है, जो रूपकों के 10 वेदों के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 10 अंकों की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 10 अंकों की कथा कही गई है। इसमें मालती और माधव के प्रेम तथा विघ्नों के बाद विवाह की काल्पनिक कथा का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ इस नाटक में मनोहर एवं कौतुकमय रूप में दिखाया गया है। यानी कहने तात्पर्य है इस नाटक को दर्शकों के सामने मनोहर एवं कौतुक रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इस नाटक पर भी भास के अविमारक नाम के नाटक का प्रभाव माना जाता है। इसका कथानक लोक कथा के आधार पर है। ठीक है, इस प्रकरण में भवभूति ने रोचक संवाद तथा यथार्थ चित्रण का वर्णन किया है, अर्थात यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर रामचरितम, जो महाकवि भवभूति की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे आपको। यह महाकवि भवभूति का अंतिम नाटक है। यह उनकी सभी रचनाओं में यह उनकी सभी नाटक कृतियों में, सभी नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, राम के यानी जो इसका कथानक है, इसका कथानक का आधार रामायण के उत्तरकांड की कथा से लिया गया है। राम के राज्याभिषेक के बाद से यह कथा आरंभ होती है। राम द्वारा सीता का परित्याग इस अंक की प्रमुख कथा है। 12 वर्ष की व्यवस्था से दूसरा अंक आरंभ होता है। राम दंडका अरण्य में शंभु का वध करते हैं। तीसरे अंक में तमसा और बुरला नदियां आपस में वार्तालाप करती हैं। इसी प्रकार कवि ने घटनाओं का विकास करते हुए पूरे अंकों का चित्रण किया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब हम थोड़ा सा महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरितम का मूल्यांकन कर लेते हैं कि महाकवि भवभूति को उत्तर रामचरितम का मूल्यांकन करने में क्या क्या मुख्य बातें हैं। रामचरित सर्वसम्मत से भवभूति की कला का चूड़ांत निदर्शन है। उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्टते। उत्तर रामचरितम नाटक के कारण ही भवभूति को उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्टते की उपाधि से विद्वानों ने नवाजा है। ठीक है, उनकी उत्कृष्ट नाट्य कला को हृदय अंगम करने के लिए उत्तर रामचरितम का किंचित विस्तृत आलोचना करना अत्यंत आवश्यक। प्रथम
अंक की प्रस्तावना में ही कवि ने नट के मुख से सर्वथा ऋषियों के देवतास श्रेयो विद्या से यह कहलाकर नाटक के सुखांत होने की ओर संकेत किया है। जो उत्तरार्धचरितम नाटक है वह सुखांत नाटक माना जाता है। इसी प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि प्रजाजनों से संगीत के चरित्र के विषय में संदेह फैल रहा है, किंतु उसके पहले की राम इस परिवार को सुने। कवि प्रेक्षकों को कुछ आवश्यक बातों से परिचित करा देता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। राम स्वयं सीता के सच्चे चरित्र में जो सत्य चरित्र है वह पूर्ण विश्वास रखती है। राम में लोकोत्तर प्रथम प्राणता की भावना विद्यमान है। द्वितीय तृतीय अंक में राम पंचवटी जाते हैं। पंचवटी के पूर्व परिचित दृश्यों को देखकर उनकी वेदना तीव्र एवं प्रगाढ़ हो जाती है। उन्हीं अनेक आलोचकों का कहना है कि तृतीय अंक में नाटकीय क्रियाशीलता स्थगित हो गई है। उसमें केवल कर्म रस की ही व्यंजना है। इसलिए उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है वह पूरे नाटक का प्राणतत्व माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद सीता परित्याग के बाद सीता के हृदय में राम के प्रति क्षोभ और उदासीनता के भाव विद्यमान है। ठीक है। किंतु राम की करुण सुधारा में सीता का सारा क्षोभ घुलकर बह जाता है। सीता के हृदय में धीरे धीरे श्रद्धा और आत्मसमर्पण की भावना विकसित होती है। अंत में वे स्वीकार करते हैं कि मेरे हृदय में परित्याग लज्ज निकल गया है। ठीक है। उत्तर रामचरितम में जहां तृतीय अंक में मनोभावों का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, वहीं छठे अंक में घटनाओं की सार्थकता तथा नाटकीयता की अवस्थाओं को परिणित देखने मिलती है, यानी परिणित होती हैं, झलक दिखाई देती है या झलकती है। ठीक है। कवि ने द्वितीय अंक के विस्कम्भक से ही छठे अंक की भूमिका प्रारंभ कर दी। वहीं अश्वमेध यज्ञ का सर्वोत्तम उल्लेख है। इसी प्रकार तीसरे अंक के अंत में राम पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटने का प्रयत्न करते हैं, जिससे यह संभावना होती है कि मार्ग में वाल्मीकि आश्रम बीत जाएंगे। ठीक है। प्रथम और द्वितीय अंक के बीच 12 वर्ष का समय बीत जाता है। भवभूत ने दीर्घकाल तक आभास प्रेक्षकों को बड़े कौशल से नाटकीय कला की दृष्टि से दिखाए हैं। ठीक है। पंचवटी में जहां नदियों की धारा बहती थी, वहां अब बड़े बड़े नीले मैदान निकल आए हैं। जिस मोर के बच्चे को पहले सीता ताली बजा कर बजाया करती थी, अब बड़ा होकर अपनी मयूरी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा है। ठीक है। उत्तर रामचरितम में विस्कम्भकों का प्रयोग बड़ी नाटकीय कुशलता से भवभूत ने किया है। उसने सभी आवश्यक घटनाओं की सूचना दे दी गई है जो कथा सूत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अभी जो महाकवि भवभूत के जीवन व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी प्रदान की, वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।